नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सभी के YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। इसके पहले आज हम CDP की चर्चा करेंगे आप लोगों से। और इसके पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बाल विकास के आधार क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो उसमें कई सारी आपको परिभाषाएं मैंने बताई थी। रूथ बेनेडिक्ट की परिभाषा बताई थी, वुडवर्थ की परिभाषाएं आपको बताई थी, J.A. थॉमसन जी की परिभाषा बताई थी, जेम्स ड्रेवर की बताई थी। सब ने एक चीज़ ये बात कही थी कि जो गुणों का जो हस्तांतरण हो रहा है, ठीक है, यानी आपके गुण आपके बच्चों में और आपके माता पिता के गुण आप में कैसे आ गए, तो उसका एक सीधा सा है उन्होंने बताया था कि हेरिडिटी होती है, ठीक है, जिसे कहा जाता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी, इवन ये तक वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये सारे के सारे गुण जो है 5वीं 6वीं 7वीं पीढ़ी तक जाते रहते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके जो गुण हैं वो आपके माता पिता के हों, आपके बाबा के भी हो सकते हैं, दादी के भी हो सकते हैं, या उससे पूर्व में आपके जो माता पिता के बाबा दादी रहे होंगे उनके भी हो सकते हैं, या उससे पूर्व में जो पीढ़ी थी उसके भी हो सकते हैं। तो इसी क्रम को चलते हुए हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम जान लीजिए कि बाल विकास को सिर्फ 2 कारक प्रभावित करते हैं, एक होता है वंशानुक्रम और दूसरा होता है आपका वातावरण। ठीक है, वातावरण का मतलब क्या? ठीक है, वातावरण का एटमॉस्फेयर, जो आपके चारों ओर आपके सराउंड में जो चीज़ें हो रही हैं उसी को वातावरण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम वंशानुक्रम की बात कर लेते हैं। वंशानुक्रम में जैसा कि हम लोगों को बताया, थोड़ा साइंस की तरफ चलेंगे, ठीक है, उसके बाद वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं उन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में वंशानुक्रम में बताएंगे कि कैसे कैसे जो है प्रभावित होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग नियम सीखते जाएंगे, नियम आप लोग सुनते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये वंशानुक्रम होता क्या है और ये कैसे बाल विकास को प्रभावित करता है। तो सर्वप्रथम एक बात जान लीजिए कि मनुष्य का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है ना। जब सेल से मनुष्य का शरीर बना हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आरंभ किससे होता है? एक सेल से ही होता है, ठीक है। लेकिन उस सेल को कहते क्या है? उस सेल को कहा जाता है संयुक्त कोष। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसको संयुक्त कोष कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। जाइगोट में एक जोड़ा होता है, जोड़ा इन द सेंस 2 के उसमें होता है, यानी एक लिख देते हैं, नहीं आप लोग कहोगे कंफ्यूज हो गए गुरुजी, ठीक है। क्या होता है? एक जोड़ा होता है, उधर से लिखने में उल्टा पड़ता है थोड़ा सा, है ना। एक जोड़ा होता है। अब यहां तक बात क्लियर है, आप समझ गए ना। जाइगोट जो होता है एक जोड़े का होता है। और दूसरी चीज जान लीजिए कि इसकी संख्या इसी क्रम में बढ़ती रहती है। जोड़ा मतलब डबल, यानी 2 ही होंगे तभी तो जोड़ा होगा। 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा, 16 से 32 हो जाएगा। इसी तरह आगे इसकी संख्या बढ़ती रहती है और इसी क्रम में ये जो है संख्या आगे बढ़ती रहती है। और संयुक्त जाइगोट जो होता है उसके 2 उत्पादक होते हैं। अब भाई देखो, सीधी सी बात आप समझ लो कि अगर जोड़ा है कोई, जो मतलब आप समझ लीजिए कोई 2 के एक पेयर में है, ठीक है, कोई 2 लोग हैं पेयर में है, तो वो अलग अलग होंगे तभी तो पेयर में हुए ना। तो आप समझ लीजिए कि होते क्या हैं, यहां थोड़ा सा समझा देते हैं। इस तरफ जगह नहीं है, ठीक है। एक क्या होता है? माता का, और एक होता है पिता का, ठीक है। दोनों का मिलके ये क्या निर्माण करते हैं? 2 का, ठीक है। यहीं से आपका जाइगोट बनता है, ठीक है, ठीक है। और ठीक, माता के ओवम और पिता के स्पर्म जब दोनों आपस में मिलते हैं, यानी उन दोनों का फ्यूजन होता है, तो एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यही जाइगोट जो है एक मनुष्य का निर्माण करता है कि जो जन्म होता है बच्चे का वो कैसे होता है, बस इसी जाइगोट के थ्रू होता है। आप इतनी सी बात समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे और ज़रूरत भी नहीं है हमको डीप में जाने की। अब आप ये समझ लीजिए कि जो मनुष्य और मतलब स्त्री और जो पुरुष होते हैं, ठीक है, उनमें सब में जो होते हैं क्या क्या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? माता के अंदर कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और पिता के अंदर कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 46। सिंपल सी बात है। क्यों 46 हो जाएंगे? क्योंकि पिता के 23 और माता के 23, ये सारे के सारे क्या हैं? गुणसूत्र हैं। इनको अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स कहा जाता है,
ठीक है, आपको इंग्लिश बताते चल रहे हैं ताकि इस चीज़ का भान रहे कि मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। और आप भी इस चीज़ को समझिए, कभी कभी गुणसूत्र को गुणसूत्र न लिखकर क्या लिख देते हैं, क्रोमोसोम्स लिख देते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है CHROMO, क्रोमोसोम्स, MES। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स की स्पेलिंग हो जाएगी। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या बताया हमने आपको बताया कि माता और पिता के जो है, माता का ओम और पिता की जो है स्पर्म, दोनों का जब फ्यूजन होता है तो एक जायगोट का निर्माण होता है। और वो जायगोट 46 गुणसूत्रों यानी एक पूरा जो है जोड़ा होता है उनका 46, यानी 23 माता के और 23 पिता के। यहीं से इस चीज़ का निर्धारण होता है। XY गुणसूत्र होते हैं और XX, पिता में XY गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और माता में XX गुणसूत्र होते हैं। और इन्हीं से निर्धारण होता है X का Y से फ्यूजन हो रहा है कि X का Y X से हो रहा है, ये डिपेंड करता है। और इसी से जो है लिंग का भी निर्धारण होता है कि पुत्री होगी या पुत्र होगा। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन एनाटॉमी की बात है। ठीक, तो मनुष्य के अंदर जाने की हमको कोई चेष्टा नहीं है और आपके जो है सब्जेक्ट में भी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। बस इतना आप जान लिए हैं, ये बहुत है आप लोगों के लिए। हमने आपको बताया कि मनुष्य का शरीर सेल्स यानी कोशिकाओं यानी कोषों से बना होता है। और वो कोष होते कहाँ से हैं, वो पूरे एक जोड़े में कोष होते हैं, यानी उनको जाइगोट कहा जाता है। और वो जाइगोट आते कहाँ से हैं, माता के ओम और पिता के स्पर्म के फ्यूजन से जो है वो जाइगोट आते हैं। और एक जो ओम होता है, ठीक है, एक मतलब माता के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 होती है, और पिता के अंदर जो होते हैं वो भी गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। और हमने आपको बताया कि ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, 2 के मल्टीपल में चलती हैं, यानी मल्टीपल इन द सेंस 2 का डबल हो जाएगा 4, 4 का डबल 8 हो जाएगा, 8 का डबल 16 हो जाएगा, 16 का 32 हो जाएगा। इसी क्रम में ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। इसमें आप देख लीजिए वंशानुक्रम की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा ये मन महोदय हैं। ठीक है, इन्होंने कही है कि हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 जोड़ी, कौन से, ये इन 46 गुणसूत्रों में निहित होती हैं। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान रहती हैं, विद्यमान जीन्स के कारण होती है। अब एक नया शब्द आ गया, जीन्स। जीन्स को शुद्ध हिंदी में पित्रैग भी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा लोगों के मुंह से ये कहते हुए कि जीन्स जो है हस्तांतरित होते हैं यानी ट्रांसफर होते हैं। ये कहते हैं ना कि इनके जीन्स इनके अंदर आ गए हैं, तो ये वही चीज़ें हैं जीन्स। जीन्स का मतलब होता है गुणसूत्रों के अंदर जो विद्यमान तत्व होते हैं वही जीन्स कहलाते हैं। अब इसकी भी एक अलग डिफिनेशन है। हमने बताया कि साइंस हमको पढ़नी नहीं है, हमको तो आप लोगों को मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बाल विकास पढ़ा रहे हैं, तो बाल विकास में एक रफली आइडिया दे रहे हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ होती है। तो आप समझते चलिएगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, अब वापस नीचे लिखा हुआ देखो, हमने अभी आपको बताया कि जाइगोट होता। अब जाइगोट होता क्या है, जाइगोट एक साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म जो है तरल पदार्थ, गाढ़ा होता है, तरल होता है, साइटोप्लाज्म का बना होता है। और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को नाभिक भी कहते हैं और केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक। ठीक है, नाभिक भी कहते हैं और केंद्रक भी कहते हैं। और इसी नाभिक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, यानी इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब गुणसूत्र क्या है, सीधी सी बात आप समझते चलिए। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको हम बताते चलेंगे। हमने बताया सेल होती हैं, सेल से जो है एक सेल से मनुष्य की जो है पूरे शरीर की निर्माण होता है, पूरे शरीर की बनावट होती है। और सेल्स कहाँ से आती हैं, सेल्स सदैव जोड़े में होती हैं। और जोड़ा कहाँ से आता है, माता के ओवम और पिता के स्पर्म से। ठीक है, या ये कह लो कि मातृकोश और पितृकोश से आता है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में होता क्या क्या, ये जाइगोट अब क्या है, तो जाइगोट के बारे में हमने आपको बताया कि जाइगोट एक साइटोप्लाज्म होता है, गाढ़े तरल पदार्थ का बना होता है। ठीक है, गाढ़े तरल पदार्थ का जो साइटोप्लाज्म होता है उससे बना होता है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं आपके। ठीक, अब आप समझिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरे यानी धागे की समान संरचना, वो कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये कुछ ऐसी होती हैं, 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 ये धागे की समान संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं संरचनाओं को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। और ये सदैव जोड़े में पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में ही होता है। एक संयुक्त कोष में 23 जोड़े होते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया। ठीक, 23 जोड़े होते हैं, आधे पिता के होते हैं और आधे माता के होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे तत्व होते हैं जिन्हें जीन्स कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था
कि प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर जो होते हैं वो छोटे छोटे तत्व एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जीन्स कहा जाता है। और जीन्स किस चीज़ का निर्धारण करते हैं, जीन्स आपकी वंशावली का निर्धारण करते हैं कि आप किस वंश से आ रहे हैं, आपके अंदर कहाँ का किस चीज़ का किसका डीएनए घूम रहा है, वो चीज़ निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो आप समझिए। अब नीचे आ जाइए, पित्रैक यानी गुणसूत्रों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा सरल करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है नहीं हो पा रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए हमको, जो भी अच्छा हो रहा हो, जो भी खराब आप लोगों के लिए हो रहा हो, जो चीज़ें गलत हो रही हो। देखो सीधी सी बात आप ये समझ लो कि गलतियां सबसे हो जाती हैं, हालांकि अभी तक मेरी कोशिश रही है कि मैंने कोई गलती नहीं की है आप लोगों को पढ़ाने के समय, और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि कोई गलती ना हो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बस इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए आप लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से, लेकिन मेरी गलतियां सुधरेंगी और मैं आप लोगों को आगे बेहतर देने का प्रयास करूंगा। जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं या जो भी चीज़ें गलत हो जा रही, हो सकता हो जो मैंने किताब पढ़ी हो या जहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ उसमें कुछ मिस्टेक हो गया हो, मिसप्रिंट हो सकता है, या हो सकता है कि बाई चांस दिमाग है, बात स्लिप कर सकती है, कोई जो है वो तो है नहीं। देखो 100% जो है यानी 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है, 1% सबके अंदर कमी होती है, सॉरी। तो वही 1% कमी हम मान लेते हैं कि हमारे अंदर होगी, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी कमियां हो। तो उसी कमियों का सुधार करने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब फिर आगे चर्चा करते हुए निकलते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ पित्रैक यानी गुणसूत्रों के अंदर अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें पित्रैक यानी जीन्स कहते हैं। मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं यहाँ पर, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब सिर्फ इतना है कि वंशानुक्रम होता क्या है, उसका आधार क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इस बात पे हम चर्चा आप लोगों से कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, आपको ये पता हो गया कि गुणसूत्र क्या होते हैं, आपको ये पता हो गया कि मनुष्य का जो निर्माण है वो किससे होता है, उसका शरीर कैसे बनता है। ठीक है, और उसकी जो जन्म होता है, जो गर्भ निर्धारण करता है वो कैसे होता है। इतनी चीजें आप लोगों को पता हो गई होंगी। और एक चीज और जान लीजिए कि वंशानुक्रम के बारे में मन की परिभाषा शायद पूछ ली जाए। ठीक है, हालांकि अभी तक तो नहीं पूछी गई है, हो सकता है शायद कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। गुणसूत्र क्या होते हैं बता दिया मैंने आपको। ठीक है, संयुक्त कोष यानी जायगोट क्या होते हैं, यहां लिख दें, क्या इसको जायगोट कहते हैं भैया। इसको जायगोट कहते हैं, किसको, ऊपर वाले को, नीचे वाले को मत समझ लेना, क्रोमोसोम्स को गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब यह चीज जान लीजिए कि जीन्स के बारे में जो है एनास्टॉसी ने कहा है कि पित्रैक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक होता है जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता रहता है। ठीक है, किसी न किसी रूप में क्यों हस्तांतरित होगा, वो माता पिता के जो ओवम और स्पर्म है इनके फ्यूजन से ही जो जायगोट बनता है उसी के द्वारा हस्तांतरित होगा। तो ये एनास्टॉसी ने कहा है, छोटी सी परिभाषा है इसलिए मुझे लगा कि शायद आ सकती है, इसलिए आप लोगों से चर्चा कर दी। और देखिए 2-3 चीजें जान लीजिए सॉरी 2-3 चीजें जान लीजिए कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये टारगेट सीधे सुपर टेट का है, यूपी टेट से लेकर सुपर टेट का। आप इसको सिर्फ यूपी टेट के लिए मत पढ़िएगा, बहुत दिमाग लगा के, बहुत सोच समझ के हम एक एक चीज उठा के लाए हैं। ठीक है, और उसको जो है आप लोगों को परोसने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप कहीं बहुत बड़ी पार्टी में गए हुए हैं इस समय, और वहां पे आप लोगों को जो पकवान मिल रहे हैं वो आप सोच नहीं सकते हैं कौन कौन से पकवान मिल रहे हैं, तो आपको वही पकवान मैं दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं, और इन नियमों के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चाएं कर लेंगे। और थोड़ी थोड़ी चर्चाएं ये हैं कि जैसे बीज कोष की निरंतरता का नियम है। बीजमैन इसके प्रतिपादक थे। इन्होंने कहा कि बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का होता है, प्रोडक्टिविटी सेल जो होती हैं उनका निर्माण करना होता है, और जो बीज कोष जो होता है वो बालक को अपने माता पिता से मिलाता है। यानी वो उनका कहने का मतलब ये था कि अगली पीढ़ी का जो निर्धारण है वो इसी वजह से होता है, बीज कोष के अनुसार होता है। इसके प्रतिपादक कौन थे, बीजमैन। लिख देते हैं आपको आगे, प्रतिपादक कौन है, बीजमैन है। ठीक है, इन्होंने ये बात कही, इन्होंने कहा कि जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता।
ठीक है। और मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि जो बीजकोष होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलता रहता है, परंतु इसकी आलोचनाएं बहुत सारी की गई हैं। ठीक, तो अब इस चीज़ को जान लीजिए। इन्होंने कहा कि बीजकोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है और वो आने वाली संतान को अपने माता पिता से मिलाता है, बताता है इस चीज़ का कि तुम ऐसे हो। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है इस चीज़ को कि ये ऐसा ही हो। तो बीजकोष की जो है निरंतरता का नियम है, कोई मतलब नहीं है इसका। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम जो आपका है वो ये कह रहा है कि समानता का नियम है। ठीक है, समानता का नियम है। समानता के नियम का मतलब ये है कि जैसे माता पिता वैसे संतान। ठीक है, एक समान दोनों। ठीक, अब इस चीज को जान लीजिए। सोरेनसन जो है एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने ये कहा कि मंद बुद्धि माता पिता हैं तो उनकी संतानें मंद बुद्धि होंगी। ठीक है, कहीं ऐसा होता है क्या? उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी माता पिता हैं तो उनकी संतान भी जो है बुद्धिजीवी होगी, यानी बुद्धिमान होगी। ऐसा होता है? आज तक तो मुझे नहीं दिखाई दिया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। होता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं ही होता है, यह भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये समानता का नियम है, इसका भी खंडन कर दिया गया। ये सब वंशानुक्रम के नियम ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर बुद्धिमान माता पिता हैं, ठीक है, तो उनकी संतानें बुद्धिमान होंगी। अगर मंद बुद्धि माता पिता हैं तो उनकी संतानें मंद बुद्धि होंगी। लेकिन आज तक तो हमने ऐसा नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे होते हैं माता पिता जो मंद बुद्धि होते हैं, उनकी संतानें बुद्धिमान हो जाती हैं। बहुत सारे बुद्धिमान माता पिता होते हैं, उनकी संतानें मंद बुद्धि हो जाती हैं। तो ये अपने आप में, और इसके लिए ये भी लागू होता है कि जो बलवान माता पिता हैं उनकी संतानें बलवान होंगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बलवान माता पिता की संतानें बलवान हो, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, निर्बल माता पिता की संतानें निर्बल हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ये नियम जो है, इस नियम का खंडन कर दिया गया। और उसके बाद विभिन्नता का नियम आया। विभिन्नता के नियम में जो है आप लोगों ने कक्षा 10 में, अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ताल्लुकात रखते हैं, आप लोग उससे संबंध रखते हैं, तो आप लोगों को पता होगा इस चीज़ में कि आप लोगों ने डार्विनवाद लैमार्कवाद पढ़ा होगा। और डार्विनवाद लैमार्कवाद जो है विभिन्नता के नियम के प्रवर्तक थे। इन्होंने ये चीज़ कही थी कि जो भी इनका जो विचार था, उन्होंने कहा था कि उपयोग न होने वाले अंग आने वाले समय में या आने वाली पीढ़ी में नष्ट हो जाएंगे। और इन्होंने कहा कि जो माता पिता हैं, ठीक है भाई, नष्ट कैसे हो जाएंगे? इन्होंने एक चीज कही, इन्होंने कहा कि जो माता पिता होते हैं उनकी आने वाली संतान उनके जैसे ना होकर कुछ भिन्न होती है। ठीक है, लेकिन ये भी 100% सही नहीं, खरे नहीं उतरे। इन्होंने बताया था कि मनुष्य की पूंछ होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे उपयोग में नहीं आई तो वो लुप्त हो गई। फिर इन्होंने बताया कि जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी पहले, जब नीचे धरती पे चारा खत्म हो गया तो जिराफ ने अपनी गर्दन उठानी शुरू कर दी और जिराफ की गर्दन लंबी होने लगी। ठीक है, इसी तरह के तमाम सारी चीजें इन्होंने बताई थी। तो इस नियम का भी खंडन हो गया, ये सब जरूरी नहीं है। इसके बाद प्रत्यागमन का नियम आया। प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का अर्थ होता है विपरीत। उन्होंने कहा कि जैसे माता पिता हो वैसी संतानें हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि मंद बुद्धि माता पिता की प्रखर संतानें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन मंद बुद्धि माता पिता की प्रखर संतानें ही होंगी ये भी जरूरी नहीं है। इस नियम के अनुसार जो है उन्होंने एक चीज बताई। तो उन्होंने कहा कि जो आपके क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी सेल होती है, जायगोट जो होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक जागृत होते हैं और एक सुषुप्त होते हैं। जो जागृत गुणसूत्र होते हैं वो ऐसी संतानों को जो है जन्म देते हैं कि जैसे उनके माता पिता थे, और जो सुषुप्त गुणसूत्र होते हैं वो ऐसे संतानों को जन्म देते हैं जो जैसे उनके माता पिता हैं उससे जस्ट विपरीत, यानी पूरी तरह से अपोजिट। ऐसा जो है इन्होंने कहा गया। इसके प्रतिपादक कौन है इसका कोई जिक्र नहीं है और ना कभी पूछा गया है। यानी प्रत्यागमन का नियम, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, थोड़ा सा गला खराब है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग जो है अच्छे से मैं प्रेजेंटेशन दूंगा आप लोगों को। और दूसरी चीज़ ये है कि सीडीपी की क्लास पिछले कुछ दिनों से बाधित थी, 4-5 दिन हो गए हैं लगभग, और नहीं हो पा रही थी। हिंदी की कक्षा में मैंने अब बता दिया है सब लोगों को कि व्यक्तिगत कारण थे और कोई मानसिक तनाव नहीं था किसी भी तरीके का। सब हमारे जो और भी टीम मेंबर्स हैं उनकी सबकी अभी परीक्षाएं चल रही हैं। जैसे ही परीक्षाओं से फ्री होते हैं तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और
अभी तो हाल फिलहाल मैं हिंदी और CDP आप लोगों को दे रहा हूँ। संस्कृत का भी बहुत जल्द मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत जल्द जो है मैं खुद आप लोगों को के सामने उपस्थित होकर संस्कृत देने की कोशिश करूँगा। और अंग्रेजी के लिए भी जो है युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। करंट की क्लास भी आपकी होगी और आप लोगों को जो है करंट के लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स भी मिलते रहेंगे। बहुत सारे हमारी जो टीम मेंबर्स हैं वो इस चीज़ पे जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को देने का प्रयास रहेगा। और एक चीज़, बहुत सारे सवालात हमारे सामने आते हैं कि क्या सर आपका चैनल फ्री रहेगा या भविष्य में आप जो है प्राइवेट कर देंगे। अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं है कि मैं कोई भी अपना वीडियो प्राइवेट करूँ। आप लोग बस प्यार दुलार और स्नेह दिखाते रहिएगा और ऐसे ही स्नेह अगर जैसे ही प्यार हमको लगातार आप लोगों से मिलता रहेगा तो भविष्य में मेरी कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं कोई भी वीडियो अपना प्राइवेट कर दूं या फिर आप लोगों से किसी भी तरीके का कोई चार्ज लूं। वो साल 2 साल 3 साल की बात है, हम कहाँ तुम कहाँ, ठीक है। पता नहीं कौन कहाँ पे होगा, तो वो उस समय की बात है। उस समय चर्चा कर, जैसा माहौल देखा जाएगा वैसा कर लिया जाएगा। हो सकता है ये पद्धति ही बदल जाए, ये सिस्टम ही बदल जाए, या हो सकता है यूट्यूब खुद चार्ज लेने लगे हम लोगों से, ठीक है। तो अभी तो यूट्यूब कुछ नहीं ले रहा है, तो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और कोविड अभी गया नहीं है, ठीक है। तो कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस जिसको नाम दिया गया है, तो इसी से बचने के लिए हम आप लोग तक पहुंचने का प्रयास और पहुंचने का माध्यम यूट्यूब बनाया है हम लोगों ने। और फिलहाल बहुत सारे बच्चे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरी ऑफलाइन कक्षाओं में हमसे मिले हुए हैं, हमसे पढ़े हुए हैं, तो बेहतर तरीके से मुझे पर्सनली यानी व्यक्तिगत तरीके से भी मुझे जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग देखते रहिएगा, अच्छे से अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा कोरोना काल यानी कोविड के समय जो है चीज़ें उथल पुथल हो गई थी, हमने पढ़ाना बंद कर दिया था और कोचिंग मंडी भी बंद थी। कोचिंग ही बंद थी तो पढ़ाने का कोई महत्व ही नहीं रहता है, कहाँ पे पढ़ाया जाए। तो इसलिए जो है हमने पढ़ाना भी बंद कर रखा था। तो थोड़ा सा समय लग रहा है आप लोगों से जो है इंटरेक्ट होने में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा। कोशिश हमारी यही है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा और सरल से सरल देने का प्रयास करें। और इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अग्रिम जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनकी जो है अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों को दे रहे हैं। और आप लोगों से करबद्ध निवेदन है मेरा कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे आपका अपना चैनल है। और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।